Fine. So Section 9 of CGST Act and Section 5 of IGST Act are basically charging sections which talks about levy component. Imposition, levy, assessment, collection, जो 4 stages होते हैं हमारे, उसमें levy कहाँ से create होती है? Levy is getting created from Section 9. Got it? So let's understand. When we are talking about levy, whole Section 9 is split into 5 subsections. पहला वाला normal levy, दूसरा वाला normal मतलब forward charges वाला levy, दूसरा petroleum product, 3-4 RCM and 5 electronic commerce operator. This is a structure skeleton of Section 9. Am I clear or not? So when we are talking about normal levy, that is forward charge की अगर हम बात कर रहे हैं, तो forward charge के अंदर CGST, because we are reading Section 9, therefore CGST shall be levied on all intra-state supply of goods or services or both. किस पे नहीं लगेगा? Alcoholic liquor for human consumption on value as per Section 15 at the rate maximum rate कितना 20 plus 20 40. तो अगर Section 5 पढ़ेंगे तो वहाँ सीधा क्या लिखा होगा 40. यहाँ पे 20 plus 20 हो रहा है. As may be notified by the government through recommendation collected in a such a manner as may be prescribed and paid by the taxable person. This is my forward charge का levy, जहाँ पे वैल्यूएशन और रेट दोनों का रेफरेंस भी दिया गया है. जब आते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में 9(2) के बारे में, तो क्लियरली बोला है कि भाई this is going to be subject to GST from the future date to be notified by the GST council. अब तक नहीं किया है. कौन से 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है? पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल ऑयल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस. नेचुरल गैस, हाँ, नॉट LPG, नेचुरल गैस. These 5 petroleum products are outside the purview of GST for time being. ये GST के purview में आएंगे from the future date to be notified by the government. As of now, they are outside. Then 9(3) RCM on notified services. Goods नहीं है, सिर्फ services है. सबसे पहला मैंने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग क्यों रखा है? क्योंकि वो हाई प्रोबेबल है, इसलिए. सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, उसमें कौन GST पे करेगा? RCM में रजिस्टर्ड पर्सन. अगर अनरजिस्टर्ड को दिया है तो एग्जम्प्ट है भाई. रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी गिवन ऑन अ रेंट, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी गिवन ऑन अ रेंट टू बी यूज्ड एज अ रेसिडेंस बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो RCM लगेगा. तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी गिवन ऑन अ रेंट टू अनरजिस्टर्ड पर्सन टू यूज एज अ रेसिडेंट एग्जम्प्ट. अगर प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज, मतलब ये वाला प्रॉपर्टी है पूरा जो कॉलेट का, उस पर RCM नहीं लगता, उस पर फॉरवर्ड चार्ज लगता है, क्योंकि दिस इज नॉट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, भले हम दोनों रजिस्टर्ड हैं. एम आई क्लियर और नॉट? RCM तो कब लगेगा? शिफ्टिंग ऑफ लायबिलिटी फ्रॉम नॉट रिलायबल टू अनआइडेंटिफाइबल टू मोर नंबर ऑफ पीपल टू. समझ में आ रहा है लॉजिक? इसलिए RCM तब लगता है जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो या तो नॉट रिलायबल हो. उसको रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेंगे तो भी नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो हम कितनों को जाके पकड़ेंगे? उससे बेटर है जो ऑलरेडी हमारे कस्टमर हैं, जो कि रजिस्टर्ड बंदे हैं, उन्हीं को बोले कि भाई तू ही पे कर RCM ने. इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज. रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन. टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा नहीं बोला है, क्या बोला हुआ है? रजिस्टर्ड पर्सन. गॉट इट? दूसरा आता है GTA, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय GTA. सबसे पहले तो GTA के पास खुद के पास ऑप्शन है, ऑप्ट करे भाई फॉरवर्ड चार्ज में पे करना है कि रिवर्स चार्ज में पे करना है. अगर वो खुद ऑप्ट कर रहा है फॉरवर्ड चार्ज में पे करने के लिए, तो वहां उसके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो 5% पे करेगा या तो 12% पे करेगा. अगर वो ऑप्ट कर रहा है 5% पे करना तो ITC नहीं मिलेगा. अगर वो ऑप्ट कर रहा है 12% पे करने का तो उसे ITC भी मिलेगा. लेकिन अगर वो ऑप्ट कर रहे हैं GST पे नहीं करने का, तो दूसरी साइड हमें देखनी पड़ेगी. हेलो, दूसरी साइड क्या देखनी पड़ेगी? रिसिपिएंट कौन है? स्पेसिफाइड पर्सन है. स्पेसिफाइड पर्सन क्या? देखो शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, हमें ही समझ में आएंगे, हमारी समरी कोई और पढ़े तो उसको समझ में नहीं आएगा. F स्टैंड फॉर फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप, પછી रजिस्टर्ड पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. समझ में आ रहा है? रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन.
अगर रिसिपिएंट इनमें से कोई है और जीटीए ने ऑप्ट किया है कि वो नहीं पे करेगा, तो इस रिसिपिएंट को पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज। अब जब रिसिपिएंट पे कर रहा है तो ऑब्वियसली गधा नहीं है 12% पे करेगा। वो कितना पे करेगा? 5% पे करने के बाद वो क्या लेगा उसका, क्योंकि अल्टीमेटली तो इट्स एन इनवर्ड सप्लाई। और आरसीएम लायबिलिटी पे करने के लिए क्या तुम तुम्हारी आईटीसी यूज कर सकते हो क्या? नहीं, आईटीसी कैन बी यूज ओनली फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। Am I clear? Whatever you are paying on your RCM, it is your input tax. Input के समय input नहीं होता. Input can be set off only against output tax. Am I clear? So that was relating to your GTA. Advocate and senior advocate providing services to business entity. कौन सी वाली business entity? जिसका की turnover 20 लाख से 40 लाख से 10 लाख से एज द केस में भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, वैसी वाली बिजनेस एंटिटी। हेलो, क्योंकि बाकी सबको तो एग्जाम किया है ना एग्जम्पशन में, और वो भी बिजनेस एंटिटी। हाँ, सो एडवोकेट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मिस्टर एक्स फॉर डाइवोर्स नॉट फॉलिंग अंडर आरसीएम। एडवोकेट प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ऑल लीगल सर्विसेज फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का कोई बिजनेस भी नहीं हुआ और उसने पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए चार्जेस लिया, तो भी आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का टर्नओवर 0 है अभी। क्योंकि आरसीएम जैसे ट्रिगर हो गया तो तुम फॉल हो जाते हो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में, सेक्शन 24। हेलो, 22 इज बेसिक कंडीशन, 23 इज एग्जम्पशन, 24 इज कंपल्सरी, 25 इज अ प्रोसीजर। एम आई क्लियर और नॉट? देन arbitral tribunal goes in the same line, exactly same arbitral tribunal providing services to business entity having turnover more than basic exemption limit. Sponsorship services recipient कौन होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट या तो पार्टनरशिप। अच्छा, recipient का मतलब क्या? the one who pay। recipient कौन? the one who got it। तो अगर मैं कोई स्पॉन्सरशिप दे रहा हूं किसी इवेंट के लिए, तो मैं स्पॉन्सरशिप दे नहीं रहा हूँ, मैं तो पेमेंट कर रहा हूँ ना। पेमेंट मैंने किया, रिसिपिएंट में हो गया। मैं रिसिपिएंट हूँ मतलब पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी या तो कंपनी हूँ, अगर मैं आरसीएम लगेगा उसमें। सप्लायर कोई भी होगा चलेगा भाई, रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट या तो पार्टनरशिप फॉर्म। दैट मीन्स एलएलपी ऑल्सो गेटिंग कवर्ड इनडायरेक्टली। एम आई क्लियर? देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट अदर देन रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी। किसे? टू पर्सन हैविंग टर्नओवर मोर देन बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट। एम आई क्लियर और नॉट? तो आरसीएम लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो सर्विसेज दे रही है बहुत सारे एग्जम्प्ट भी है, और गवर्नमेंट के तो हमने बहुत चार्ट बनाए थे एग्जम्पशन में, तुम्हें याद है तो। सो गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एनी पर्सन अदर देन कौन सा? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल। अच्छा, उसमें एक्सेप्शन में कुछ आते थे जो कि फॉरवर्ड चार्ज में है। कौन कौन से? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एयरक्राफ्ट एंड वेसल प्रेसिस thereof, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। इन तीनों पे तो फॉरवर्ड चार्ज में ही पे करना है। इन तीनों पे तो कभी आरसीएम लग ही नहीं सकता है, रिसिपिएंट भले कोई भी हो। गॉट इट और नॉट? समझ में आया? इनको छोड़ के बाकी जितनी भी सर्विस है, अगर वो 5000 से ज्यादा की वैल्यू की है, क्योंकि 5000 से कम वैल्यू की कौन सी है? एग्जम्प्ट है वापस एग्जम्पशन में। अगर वो 5000 से ज्यादा की वैल्यू की है, और रिसिपिएंट कौन है? रिसिपिएंट वो वाला बंदा है जिसका की टर्नओवर 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख, जो स्टेट में हो, जो बिजनेस हो, उस हिसाब से उससे ज्यादा है तो आरसीएम लगेगा, उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने सर्विस दी है कौन सी? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, किससे? सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को, तो ही आरसीएम लगेगा। अनरजिस्टर्ड दिया है तो आरसीएम नहीं लगेगा। एग्जाम नहीं है फॉरवर्ड चार्ज में, एग्जाम्पशन में नहीं है ये। क्या लगेगा इस पे? फॉरवर्ड चार्ज। एम आई क्लियर? द नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट एंड द लॉन्ग टर्म लीज। दिस रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन बिजनेस, नॉट दैट रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम, फाइन। नेक्स्ट वन इज द डायरेक्टर, services provided by director to body corporate. So whatever sitting fees, so director will split into two category, executive director and non-executive.
So only non-executive directors are subject to GST because executive directors are treated as employee of the company, and any payment made by employer to employee as a part of employment agreement has been kept outside the purview of GST from schedule number 3. So if he is a executive director, तो उसको जो भी पेमेंट होता है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि उसको क्या माना जाता है, सैलरी माना जाता है. अच्छा कैसे पता चलता है, टीडीएस कौन से सेक्शन में काटा है. अगर 192 में काटा है तो एम्प्लॉई है, 194 जे में काटा है तो प्रोफेशनल है. अब इनकम टैक्स के बाद ये समझ में आएगा अच्छे से टीडीएस के साथ. एम आई क्लियर? हेलो. सो whatever payment, whatever payment including perquisite part of employment agreement not subject to GST. Whatever perks that he is getting under the head of salary. Got it? RCM insurance to insurance company, insurance agent to insurance company, then recovery agent to bank, music composer to music company. All these things are common things. I don't need to explain a lot into this. Photographer, artist to producer, author. Author के पास option है basically. He can opt to pay under forward charge by way of giving declaration and invoice. Member of overseeing committee to RBI, not the relevant direct selling agent, not the relevant business facilitator, not relevant. मतलब है लेकिन तुम्हें पता है अभी उसमें मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं. सिक्योरिटी, अच्छा इसको मतलब अगर है तो कंफ्यूजन मत रहना, ये पूछ सकते हैं. 2 चीज़ें, कौन सा, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल एंड सिक्योरिटी सर्विस. ये कंफ्यूजिंग है बहुत बार. सप्लायर कौन होना चाहिए, एनी पर्सन अदर देन, किसकी बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी सर्विस. अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, रिसिपिएंट भले कोई भी हो. क्या लगेगा? लेकिन अगर जैसे कि चेकमेट सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा. चेकमेट सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड ने नवरचना स्कूल को सिक्योरिटी गार्ड दी है, क्या लगेगा? गदो एग्जम्प्ट स्कूल है. कॉलेज को दिए तो नहीं, एप्लीकेबल ओनली टू स्कूल. याद आया? एंट्री नंबर 66 ऑफ एग्जामिशन. बेटा उसका भी एग्जाम कोई नहीं, इसलिए तो आया है ना, ना क्या जरूरत थी. अब तक तो समझ में आया ना जो वो कब से बोल रहा हूँ. अब तो तुम्हें 3 आइटम हो गए ना, वरना हमारे टाइम पे तो स्लोगन भी बनाया था हम लोगों ने, फाइट फाइट नेवर सरेंडर, आफ्टर में देयर इज नवंबर, if there is a will there is a way, after November again there is a me. ठीक है, 3 आइटम. फाइन. सो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट. किसको मिलनी चाहिए? रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन. बॉडी कॉर्पोरेट नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आरसीएम लग जाएगा. अनरजिस्टर्ड हुआ तो फॉरवर्ड चार्ज. अच्छा तो सुनो, मेहसाणा सिक्योरिटी हैज प्रोवाइडेड सर्विसेज टू अ सोसाइटी. सोसाइटी इज नॉट रजिस्टर्ड. एग्जाम के फॉरवर्ड चार्ज के आरसीएम. मेहसाणा सिक्योरिटी इज अ पार्टनरशिप फर्म, प्रोवाइडेड सिक्योरिटी गार्ड्स to some society. That society is not registered. Exempt forward charge के RCM. Forward charge. Exempt कहाँ लिखा है सोसाइटी में? स्कूल है क्या वो? समझ में आया? फाइन. रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल बाय एनी पर्सन टू बॉडी कॉर्पोरेट. बॉडी कॉर्पोरेट सिर्फ कंडीशन है, बाकी सबको अंदर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा. लास्ट वाला इज नॉट रेलेवेंट टू यू. उसके बाद अगर हम आरसीएम की बात करें, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम में देयर आर दिस 3 थिंग्स. कौन सी 3 चीज़ें हैं? बिल्डर के केस में
सीमेंट अगर खरीद रहा है तो 100% किससे खरीदना पड़ेगा? रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदना पड़ेगा। कैपिटल गुड्स खरीद रहा है तो 100% किससे खरीदना पड़ेगा? रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदना पड़ेगा। बाकी सारे का टोटल मिला के 80% तुम्हें रजिस्टर्ड से खरीदना पड़ेगा। अगर वहाँ शॉर्टफॉल आ रहा है तो शॉर्टफॉल को आपको पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%। एंड दिस इज पर साइट पर ईयर, पर साइट पर ईयर। तो मेरी अगर 5 साइट चल रही है तो मैं कंसोलिडेट नहीं कर सकता एवरी रेरा के लिए, क्योंकि हर एक बिल्डिंग के लिए मुझे रेरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एवरी रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए आई नीड टू मेंटेन दिस रेशियो फॉर ऑल टोटल एनीथिंग विच गॉट डेबिटेड इन योर P&L, anything which got debited in your P&L or anything which is reflected in your asset, anything other than cement and capital goods. Am I clear or not? You have to make sure you are buying 80% of those items. Anything which got debited, you are buying from registered person at least 80%. Otherwise, you would be required to feel that way. Am I clear? Which leads to 9(5). What is the 9(5)? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर सर्विसेज दी जाएगी तो यहाँ पे ना सप्लायर ना रिसिपिएंट इज एन एग्रीगेटर who is liable to pay GST because both are not reliable. Supplier is also not reliable, recipient is also not reliable. So therefore in that case who would be required to pay? Electronic commerce operator would be required to pay GST as if he is a supplier, as if he is a, got it or not? So in that case it is not applicable to goods, it is applicable to only services, and that too not all services, only notified services. कौन कौन सी नोटिफाइड सर्विसेज है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, वहाँ पे कंपलसरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही पे करेगा। दूसरा अकोमोडेशन सर्विस, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर तब पे करेगा जब वो होटल वाला खुद रजिस्टर्ड नहीं है। अगर होटल वाला खुद रजिस्टर्ड है तो होटल ही पे करेगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा आता है क्या? हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कब पे करेगा? जब वो सर्विस प्रोवाइडर इज नॉट रजिस्टर्ड। हेलो। और रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के अंदर कब एप्लीकेबल होगा? सारे रेस्टोरेंट एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ओनली दोज विच आर अदर देन लोकेटेड एट अ स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। अच्छा, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस कौन से हैं? वो वाले होटल्स जहां पे अकोमोडेशन फैसिलिटी भी दी जाती है और जहां पे टैरिफ 7,500 से ज्यादा है, बिकॉज दे फॉल इनटू लग्जरी होटल्स एंड दे नीड टू चार्ज 18% GST. Here restaurant पे we are paying only 5%. These 4 services are getting covered. इस पे कौन पे करेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स ऑपरेटर। इसके लिए उसको अलग से कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ही नीड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर और खुद के रिटर्न में ही ये 2 चीजें बताएगा। मेरा कमीशन कितना, उस पे मेरा फॉरवर्ड चार्ज में कितना, और उस फॉरवर्ड चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए मैं आईटी से कितना सेट ऑफ कर रहा हूं, और मेरे थ्रू कितना सेल्स हुआ, उस पे मुझे कितना पे करना है मेरे थ्रू। ये मैंने नहीं दिया है, ये मेरे थ्रू, जहां पे मैं एग्रीगेटर के हिसाब से पे कर रहा हूं। ऑब्वियसली दिस इज नॉट माय आउटपुट टैक्स, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ यूटिलाइजिंग आईटीसी फॉर दैट। आईटीसी मैं किसके सामने यूज कर सकता हूं? सिर्फ कमीशन जो मुझे मिला उसके सामने। एम आई क्लियर और नॉट? अंडरस्टूड है? सो दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट आईजीएसटी आरसी में देयर आर 2 थिंग्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड दूसरा क्या था? ओशियन फ्रेट। ओशियन फ्रेट याद है ना? ओशियन फ्रेट का वीडियो देखा था। ओशियन फ्रेट क्या आता है? When I'm importing goods from outside India to India and that shipping company is a foreign shipping company. कौन सी शिपिंग कंपनी है? फॉरेन शिपिंग कंपनी है। तो उस केस में उस फॉरेन शिपिंग कंपनी को जितना ट्रांसपोर्टेशन में दे रहा हूँ तो उस पर मुझे आरसी में पे करना पड़ेगा। Got it or not? And the contract is FOR contract. Hello? FOR means there are 2 ना? FOB, CIF. CIF is a kind of FOR. CIF मतलब अपने डेस्टिनेशन तक। सुनो, याद नहीं है तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहे हैं, ध्यान से एक ही बार बोलूंगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहे हैं, ठीक है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स पॉसिबल इन 2 कंडीशंस। ज़्यादा कंडीशंस भी हैं, अगर आप लिटरली देखने जाओ तो इससे ज़्यादा टर्म्स में भी होते हैं, लेकिन फॉर एकेडमिक पर्पज यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली 2 वेरिएंट, FOB, CIF।
FOB मीन्स व्हाट? एट द पोर्ट ऑफ USA, वहां से लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मेरी, उसे FOB बोलते हैं। CIF मतलब क्या? वो यहाँ इंडियन पोर्ट तक पहुंचा के देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अगर FOB है अगर क्या है? FOB है तो मतलब गुड्स अभी USA के पोर्ट से इंडिया तक किसको लेके आना है? हम ही लेके आना है। किसको लेके आना है? हम ही लेके आना है। अब इंडिया तक लेके आने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, इंडियन शिपिंग कंपनी ढूंढूं या फिर फॉरेन शिपिंग कंपनी ढूंढूं। अगर मैंने इंडियन शिपिंग कंपनी ढूंढी तो ट्रांजैक्शन ओरिजिनेटेड कंक्लूडेड इन इंडिया ओनली, सो दैट पर्सन इज गोना चार्ज अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। हेलो, लेकिन अगर मैंने क्या ढूंढी? फॉरेन शिपिंग कंपनी ढूंढी, तो वो पहले वाले में आ जाएगी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में, नॉट ओशियन फ्रेट। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट है CIF का, CIF मतलब क्या? कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। जब USA का मेरा सप्लायर इंडियन पोर्ट तक गुड्स पहुंचा रहा है और अगर उसने इंडियन शिपिंग कंपनी ढूंढी होगी तो वो तो ट्रांजैक्शन उन दोनों के बीच का है। लेकिन अगर उसने फॉरेन शिपिंग कंपनी ढूंढी होगी तो इनडायरेक्टली वो सर्विसेज मुझे मिली ना CIF में, तो CIF वैल्यू का 1% इज अज्यूम ट्रांसपोर्टेशन। कितना? 1% अज्यूम एज अ ट्रांसपोर्टेशन, जिसपे मुझे यहाँ पे पे करना पड़ता था। इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ गया है, ओशन फ्रेट पे पे नहीं करना है, तो मैं मेरे किसी क्लाइंट को नहीं पे करा रहा हूँ। Am I clear? अंडरस्टूड है ये? दिस इज ओशन फ्रेट। फ्रेंड, कंपोजिशन लेवी, सो लेट्स अंडरस्टैंड कंपोजिशन लेवी को भी खत्म करते हैं साथ में। सेक्शन 9 खत्म हो, सेक्शन 10। 1 मिनट सिर्फ, अगर हो सके तो पानी